हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अभिषेक और हम लोग जो एक्टिव रिकॉल सीरीज जो हुआ हम लोग का, जिसमें फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर हम लोग फर्स्ट चैप्टर का एक्टिव रिकॉल कर चुके हैं, सेकंड चैप्टर का भी एक्टिव रिकॉल कर चुके हैं। जो थर्ड चैप्टर है हमारा ज्योग्राफी का, जिसका नाम है वाटर रिसोर्स, आज हम उसका एक्टिव रिकॉल करने वाले हैं। और जो वाटर रिसोर्स है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जो सीबीएसई बोर्ड है उसमें 4 से 5 मार्क्स का सवाल इस चैप्टर से पूछता है। तो इसमें हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, क्या बोला था, कहानी की तरह याद करना है, उसी तरीके से पढ़ते जाएंगे हम लोग, सब चीज याद होते जाएगा। तो वाटर रिसोर्स में सबसे बड़ा जो मुद्दा होगा हम लोग का वाटर स्कासिटी होगा। वाटर स्कासिटी कहने का मतलब कि जो पानी की किल्लत होती है, पानी की जो कमी हो रही है आजकल, उसी के बारे में। तो इसमें भी देख सकते हैं हम लोग कि वाटर रिसोर्स में भी हम लोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जरूरी है। ठीक है, पानी बर्बाद नहीं करना है, फ्यूचर जनरेशन को भी पानी मिलना चाहिए पीने लायक फ्रेश वाटर। तो ये सब सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या है, बोला जा रहा है फ्रेश वाटर इज मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सरफेस रन ऑफ एंड अंडरग्राउंड वाटर दैट इज कॉन्टिन्यूसली बीइंग रिन्यूड बाय एंड रिचार्ज थ्रू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। पहली बात कि जो वाटर रिसोर्स है, जो वाटर है हमारा, वो एक नेचुरल रिसोर्स है। और नेचुरल रिसोर्स होने के साथ साथ वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब वो रिन्यू होता है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के से क्या हो जाता है, कन्वर्ट होकर फिर आ जाता है एटमोसफेयर से। देखिए हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है, जैसे जैसे हमारा ओशियन सरफेस है, ओशियन सरफेस में टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण, इवेपरेशन के कारण ऊपर में हवा जाता है, हवा ऊपर से फिर नीचे क्या हो जाता है, कंडेंसेशन के माध्यम प्रेसिपिटेशन से नीचे आ जाता है। मतलब ये जो साइकिल बन रहा है इसी को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। फिर उसके बाद 70% ऑफ द फ्रेश वाटर, जो फ्रेश वाटर है उसका 70% सिर्फ आता है हमारा आइस सीट और ग्लेशियर से। ठीक है, सबसे ज्यादा आइस ग्लेशियर के रूप में बर्फ में जमा हुआ है, जो कि अंटार्कटिका में है, ग्रीनलैंड में है, और माउंटेनियस रीजन जो ऊंचा ऊंचा पहाड़ है उस पर। ठीक है, ग्राउंड, उसके बाद ग्राउंड वाटर आता है, जिसमें हम लोग ग्राउंड वाटर जो बोरवेल से हम लोग पानी निकालते हैं। इट प्रिडिक्ट, ये प्रिडिक्ट किया गया था कि 2025 के आसपास तक, मतलब 2025 तो पार हो चुका है, मतलब 2025 तक 2 बिलियन जो लोग हैं उन लोगों को पानी की किल्लत झेलनी पड़ेगी, मतलब वाटर स्कासिटी झेलना पड़ेगा। मतलब 2 बिलियन मतलब 200 करोड़। और देखा भी गया, जो हम लोग के गांव में जो घर के सामने नल जो दिया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि प्रोवाइड इसलिए करवाया जा रहा है कि पानी की जहां जहां किल्लत है वहां वहां प्रोवाइड पहले से ही करवाया जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस का जो 3/4 है वो पानी से कवर्ड है। पानी तो बहुत ज्यादा है, पर फ्रेश वाटर पीने लायक बहुत कम है। फिर उसके बाद जैसे फ्रेश वाटर दैट कैन बी पुट टू यूज, जो फ्रेश वाटर यूज में लाया जाए वो बहुत कम है। ठीक है, 3/4 वाटर जो है, 3/4 ऑफ द सरफेस जो है अर्थ का, वो पानी से घिरा हुआ है, पानी से कवर है, पर उसमें स्मॉल पोर्शन ही है जो कि पीने लायक है। तो हम लोग इतना 4-5 पॉइंट जो पढ़े, ये वाटर का जो वाटर रिसोर्स था उसका इंट्रोडक्शन में 4-5 पॉइंट पढ़े, बेसिक चीज। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा वाटर स्कासिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, वाटर स्कासिटी क्यों हो रहा है, पानी की कमी क्यों हो रही है, फिर उसके बाद इसको मैनेज करने का नीड क्या है, जरूरत क्या है, अगर हम मैनेज नहीं करें तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, तो उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन, पानी को बचाना क्यों जरूरी है, उसको मैनेज कैसे किया जाता है, या पहले के टाइम में, एंशियंट टाइम में कैसे मैनेज किया जाता था, जैसे डैम बनाया जा रहा है, ये सब पानी को मैनेज किया जा रहा है। तो पहले देखिए, जो वाटर रिसोर्स है, जो जल संसाधन है, हम लोग रिसोर्स कहने का मतलब हम लोग नीड को सेटिस्फाई करता है। तो जो वाटर रिसोर्स है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, और इसका 4 बड़ा रीजन है जिसके कारण पानी की कमी होती है। तो अगर कोई बोलेगा वाटर स्कार्सिटी का कोई 4 रीजन क्या होता है, तो पहला होता है जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब जैसे इंडस्ट्री बहुत खुल रहा है, तो इंडस्ट्री खुल रहा है तो क्या होगा, पानी उसमें लगेगा, इंडस्ट्री में तो पानी का जरूरी होगा ही। और जो गंदगी होता है, ज्यादातर जो इंडस्ट्री होता है नदी के किनारे खुलता है, और जो भी इंडस्ट्री का गंदगी होता है वो बहुत लोग इंडस्ट्री वाला नदी में छोड़ देता है, उससे तुम्हारा आपका वाटर स्कार्सिटी हो जा रहा है, पानी खराब हो जा रहा है या पानी की कमी हो जा रहा है। जैसे जो हम एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं, जो सीमेंट फैक्ट्री होता है उसमें पानी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो पानी सारा फैक्ट्री ले जा रहा है तो पीने लायक पानी नहीं बचेगा, वाटर का कमी हो जाएगा, तो वही वाटर स्कार्सिटी, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन। फिर आता है हमारा क्वांटिटी के माध्यम से, क्वांटिटी का मतलब पीने लायक पानी ही नहीं है, बहुत कम पानी है पीने लायक, तो क्वांटिटी कम है फिर भी हमको वाटर स्कार्सिटी दिखेगा, पानी का कमी दिखेगा। फिर आता है क्वालिटी के आधार पे, क्वालिटी कहने का मतलब पानी है पर पीने लायक नहीं है, कहीं कहीं क्वालिटी के मामले में पानी तो बहुत है पर गंदा पानी है। ठीक है, क्वालिटी के आधार पे। और लास्ट होता है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब गांव भी अब शहर बनने लग रहा है, जब गांव भी शहर के जैसा विकास करेगा, डेवलप करेगा, तो उसमें क्या होगा, पानी जितना शहर में कंजप्शन होता है, जब हाई पॉपुलेशन होगा फिर उसके बाद क्या होने लगेगा, सब जगह इंडस्ट्री खुलने लगेगा, धीरे धीरे प्रोसेस होगा, तो अर्बनाइजेशन, जब गांव भी शहर बनने लगेगा तो पानी क्या होगा, पानी का स्कार्सिटी होगा। तो ये 4 बड़ा रीजन था जिसके कारण, कहीं इंडस्ट्री के कारण देखा जाता है वाटर स्कार्सिटी, कहीं क्वालिटी में देखा जाता है, कहीं क्वांटिटी में देखा जा रहा है, कहीं अर्बनाइजेशन के कारण देखा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको वाटर स्कार्सिटी का मेजर रीजन समझ में आया।
अब जैसे पानी की कमी हो रही है, तो पानी का जो कमी हो रहा है, अगर उसे खत्म करना है तो खत्म करने का कौन स्कीम लाएगा? गवर्नमेंट स्कीम लाएगा। तो उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कुछ कुछ स्कीम लाया गया, जैसे JJM, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन किसके द्वारा लाया गया था? इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। स्टार्ट कब हुआ था? 15 अगस्त 2019 में स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद इसका क्या एम था तो समझिए, जल जीवन मिशन एम टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। इसका एम था कि सभी को पीने लायक पानी दिया जाए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर दिया जाए। एवरी रूरल हाउस, और कहां पे? रूरल हाउस मतलब गांव के इलाके में, ठीक है। होल्ड एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब इस तरीके से रूरल एरिया में सिर्फ पीने लायक पानी देना था इसका एम। पूरा पूछेगा नहीं, सिर्फ आपको याद रखना है कि JJM जो जल जीवन मिशन है उस कब स्टार्ट हुआ था, फुल फॉर्म क्या है? स्टार्ट हुआ था 15 अगस्त 2019 में। फिर उसके बाद इसका फोकस था कि फोकस ऑन टैप वाटर सप्लाई इन वाटर स्कार्स एंड ड्रॉट प्रोन रीजन एरिया। जैसे जैसे हम लोग के गांव में क्या है कि बाहर में नल दिया जा रहा है, वो भी जल जीवन मिशन के ही द्वारा दिया जा रहा है। कि जल जीवन मिशन का एम है कि सबको पीने लायक शुद्ध पानी दे, तो उसके लिए क्या नल प्रोवाइड होगा। नल प्रोवाइड करवाया गया, किसके द्वारा? जल जीवन मिशन के द्वारा टैप वाटर दिया गया। फिर जल शक्ति अभियान आया, एक स्कीम है जल शक्ति अभियान। जल शक्ति अभियान क्या है? कंडक्ट इन वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट। कोई कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट, जिला जिसमें बहुत ज्यादा पानी का किल्लत है, मतलब पानी की बहुत ज्यादा कमी है, तो वहां पे आपका जल शक्ति अभियान चला था। और वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, इसमें क्या किया जाता था? कैच द रेन, जो बारिश होता था ना, बारिश का पानी होता है उसे कैच करके रखा जाता था, ठीक है। तो इसमें जल शक्ति अभियान था, इसका एम था कि कैच करना था, रेन वाटर जो है उसको कैच करके रखना था। अगला अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना भी एक स्कीम है जो कि पानी की किल्लत के द्वारा लाया गया है, मतलब पानी का कमी था उसमें भी सरकार लाया, बहुत सारा स्कीम लाया गया है। पर हम लोग 3 स्कीम पढ़ेंगे, जो कि हम लोग का जल जीवन मिशन हो चुका, जल शक्ति अभियान हो चुका, और एक है आपका अटल भूजल योजना, ठीक है। तो समझिए, अटल भूजल योजना जो है आपका वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा लाया गया है। एक स्टेट गवर्नमेंट होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, तो ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। वाटर स्ट्रेस्ड एरिया इन 8774, 8774 ग्राम पंचायत, मतलब ऐसा ग्राम पंचायत जिसमें पानी का कमी है। तो टोटल कितना ग्राम पंचायत था इस स्कीम में? 8774 ग्राम पंचायत। अब 81 को डिस्ट्रिक्ट था, 81 डिस्ट्रिक्ट से 8774 ग्राम पंचायत चुना गया, और 7 स्टेट था, मतलब 7 स्टेट, जैसे हरियाणा हो गया, हरियाणा में पानी का कमी हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटका हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। ये सातों स्टेट से 81 डिस्ट्रिक्ट को चुन के, और 81 डिस्ट्रिक्ट में भी 8774 ग्राम पंचायत को क्या किया गया, मतलब चूज किया गया, और चूज करने के बाद वहां करवाया गया कि आपका प्रोवाइड करवाया गया पीने लायक पानी, मतलब उस पर ध्यान देगा सरकार, ठीक है। तो ये था हम लोग का क्या क्या पढ़ा हम लोग इस चैप्टर में। सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या पढ़े? वाटर रिसोर्स। वाटर रिसोर्स के बाद वाटर स्कार्सिटी एंड नीड फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर। फिर उसके बाद आता है हमारा कुछ स्कीम, जल जीवन मिशन JJM, फिर जल शक्ति अभियान JSA, फिर उसके बाद अटल भूजल योजना ABY। तो ये हम लोग का क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशिएंट इंडिया, मतलब जो बहुत पहले के टाइम से हम लोग अभी पानी को, अभी हम लोग मॉडर्नाइज हो रहे हैं, तो मॉडर्नाइज होने के बाद भी अभी हम लोग देखते हैं डैम बन रहा है, कैनाल बन रहा है, ये सब बहुत पहले से चलते आ रहा है। जब चंद्रगुप्त का टाइम था, अशोका का टाइम था, उस टाइम भारत में बहुत ज्यादा नहर, कैनाल सब बनवाया जाता था, पानी प्रोवाइड करवाया जाता था वहां के प्रजा के लिए। तो उसके बारे में समझेंगे। तो देखिए, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर मतलब पानी का बनाया गया कुछ स्ट्रक्चर, जैसे डैम हो गया, तो डैम किसके लिए बनाया जाता है? पानी के लिए। तो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशिएंट इंडिया, जो प्राचीन भारत था उसमें किस तरीके से कंडीशन चलता था पानी के लिए। तो सबसे पहले देखिए, जब इन द फर्स्ट सेंचुरी BC, सब जो फर्स्ट सेंचुरी BC था उसमें क्या किया गया था? श्रीनगवेरापुरा नियर इलाहाबाद में एक श्रीनगवेरापुरा जगह था 1 BC में, मतलब बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो उस टाइम इलाहाबाद में क्या किया गया था? सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चैलेंज द फ्लड वाटर ऑफ रिवर गंगा। इसमें क्या किया जाता था? सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग बनाया गया था, वाटर को रखने के लिए, जैसे फ्लड जो आता था गंगा में उसको हार्वेस्ट करने के लिए, एक जगह मतलब कलेक्ट करने के लिए ये चलाया गया था। आज से समझिए 2000-3000 साल पहले की बात है ये, मतलब आज से बहुत पहले से स्टार्ट हो रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवर जो प्रोजेक्ट है हमारा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, उसको बहुत पहले से मेंटेन कर रहे हैं हम लोग। फिर उसके बाद ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे क्या हुआ था? बहुत ज्यादा डैम बनवाया गया था, लेक बनवाया गया था। फिर जैसे मान के चलिए सिंचाई करना है खेत को, तो खेत का सिंचाई करने के लिए भी बहुत अच्छा खासा साधन दिया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। अब एविडेंस कहां से मिलता है? तो एविडेंस आपको इरिगेशन वर्क मिलेगा, जैसे कलिंग जो उड़ीसा है, वहां पे जो कलिंग युद्ध हुआ था
अशोका के बीच में और जो कलिंग के बीच में, तो वहां पे भी कलिंग में आपको दिखेगा सोफिस्टिकेटेड वर्क दिखेगा, अच्छा खासा काम हुआ प्राचीन भारत में। फिर उसके बाद नागार्जुना कोंडा जो आंध्र प्रदेश है वहां, फिर बेन्यूर जो है कर्नाटका, और कोल्हापुरा जो है महाराष्ट्र। ये सब यहाँ पे आपको एविडेंस मिलेगा कि पहले एंशियंट इंडिया में किस तरीके से सोफिस्टिकेटेड चलता था, वाटर का हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर क्या था, ये सब दिखेगा। फिर 14th सेंचुरी में एक क्या हो गया कि द टैंक इन हॉस्खस, हॉस्खस एक जगह है आपका दिल्ली में, पहले दिल्ली सल्तनत के टाइम पे हॉस्खस में क्या करवाया गया था, दिल्ली में इल्तुतमिश के द्वारा यहाँ पे भी आपको बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्ट करवाया गया था, टैंक बनवाया गया था। मतलब क्या है, इल्तुतमिश के द्वारा दिल्ली में, जब दिल्ली सल्तनत का टाइम चल रहा था तो उस टाइम क्या करवाया गया था, आपका हॉस्खस में बनवाया गया था टैंक। 11th सेंचुरी, जो 11th सेंचुरी है उसमें क्या किया गया, भोपाल लेक, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, फिर भोपाल लेक बनवाया गया था जो कि आर्टिफिशियल लेक है। ये सब हम लोग अपने क्या कर रहे हैं, जैसे अपना स्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर को, तो धीरे धीरे अभी देखिए अभी बहुत ज्यादा नहर बन रहा है, कैनाल बन रहा है, रिवर हो रहा है, रिवर का डैम बनते जा रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग आगे समझेंगे डैम की का कुछ कुछ मेरिट है, कुछ कुछ डीमेरिट है, तो उसके बारे में समझेंगे। फिर द हीराकुंड प्रोजेक्ट, जो हीराकुंड प्रोजेक्ट है इन द महानदी, हीराकुंड डैम जो है आपका महानदी पे है। जो मैप बेस्ड जो क्वेश्चन है उसमें आप याद रखिएगा महानदी पे जो डैम है उसका नाम है हीराकुंड डैम। बेसिन इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन ऑफ वाटर विथ फ्लड कंट्रोल, और डैम बनवाने का क्या मुद्दा था कि वहां फ्लड को कंट्रोल करना था, और कहीं कहीं डैम के कारण फ्लड भी आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आगे मतलब ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशियंट इंडिया था। अब इसमें हम लोग थोड़ा पहले एक चीज समझते हैं, एक आपको बॉक्स बना के दिया गया है, डैम के बारे में बताया गया है, यहां ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो है आपका यहाँ पे डैम के बारे में दिया है, इस फिगर के बगल में देखिए यहाँ पे डैम के बारे में दिया है, तो इस डैम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पूरा, डैम क्या होता है, कैसे होता है। देखिए डैम, अ डैम इज अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर, जो डैम होता है आपका बहते हुए पानी के अक्रॉस बनाया जाता है। मान के चलिए ये नदी जा रहा है, तो नदी जा रहा है तो इसके पास में क्या है, यहाँ पे आपका डैम बना दिया गया, मतलब अपोज करता है, बैरियर की तरह काम करता है। अब डैम फ्लोइंग वाटर जो है, फिर उसके बाद obstruct डायरेक्ट एंड रिट्रेड द फ्लो ऑफन क्रिएटिंग अ रिजर्वोयर लेक और इनपाउंडमेंट। अब क्या होता है, देखिए डैम में दो चीज होता है, एक होता है स्पिलवे और एक होता है रिजर्वोयर, या उसे इम्पाउंडमेंट भी बोला जाता है या लेक भी बोला जाता है। अब नदी बह के जा रही है, नदी जब जा रही है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डैम अगर बनाया गया तो पहले एक गेट होगा, उस गेट को स्पिलवे बोलते हैं, और गेट के पीछे क्या किया जाता है, पूरा अच्छे से इस तरीके का पूरा बना दिया जाता है सिस्टम जिसमें पानी कलेक्ट हो। तो जो पानी कलेक्ट होने वाला सिस्टम है उससे रिजर्वोयर बोला जाता है। तो दो चीज होता है, एक रिजर्वोयर होता है या इसी को इम्पाउंडमेंट बोल लीजिए या लेक बोल लीजिए, और एक स्पिलवे होता है। तो डैम रेफर्स टू द रिजर्वोयर rather than the structure most dam has the section can called a spillway। और बहुत स्पिलवे भी बता दिया, गेट जो होता है जिससे फीचर होता है सब में कि गेट खुलने से पानी जाएगा, पानी निकलेगा, ये सब जितना भी सिस्टम है स्पिलवे के द्वारा होता है। डैम आर क्लासिफाइड एज टिम्बर डैम, फिर उसके बाद टिम्बर डैम हो गया, फिर एम्बैंकमेंट डैम और मैंसूरी डैम विथ द सेवरल सब टाइप। और डैम भी अलग अलग तरह का बनाया जाता है, रिवर पे डिपेंड करता है किस तरह का डैम होगा, ठीक है। आगे अकॉर्डिंग टू हाइट डैम, जैसे डैम के हाइट के आधार पे भी डैम को क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफाइड डैम लार्ज डैम हो गया, मेजर डैम हो गया, ऑल्टरनेटिवली डैम हो गया, एज लो डैम हो गया, मतलब हाइट के आधार पर कम हाइट है तो लो डैम, ज्यादा हाइट है तो लार्ज डैम, बहुत बड़ा है तो मेजर डैम हो गया। तो ये सब है। अब एक चीज चला था नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसको अच्छे से पढ़िएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन का मतलब, नर्मदा जो रिवर है आपका, जो नर्मदा रिवर अमरकंटक से निकल के जाता है, तो नर्मदा रिवर पे एक डैम बनाया जा रहा था जिसका नाम था सरदार सरोवर डैम। क्या नाम था, सरदार सरोवर डैम। अब डैम बनाने का कुछ कुछ क्या होता है, जैसे डैम बनाने से कुछ कुछ प्रॉब्लम भी होता है। अब क्या प्रॉब्लम होता है सो समझिए। डैम जो होता है आपका, जैसे क्या हो रहा है कि नदी फ्लो कर रहा है और आप अगर डैम बना दिए तो ये नेचुरली अकरिंग चीज था, उसमें आप क्या किए, अड़चन के रूप में खड़े हो गए, तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्लड आने का संभावना होगा। डैम बनेगा वहां पे हैबिटेट बहुत ज्यादा बिगड़ेगा, पहले काटा जाएगा वहां का हैबिटेट, सब घर को हटाया जाएगा, फिर वहां डैम का प्रोसेस होगा। तो इसका डीमेरिट भी बहुत है। आप लोग क्या करिएगा, डैम का मेरिट और डीमेरिट एक साइड में लिख के और कोशिश करिएगा कि इसको जो है आपको 100 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, जो आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन है, इसको सेफ नर्मदा मूवमेंट भी बोला जाता है। ये आपका नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन था, एनजीओ दैट मोबिलाइज्ड ट्राइबल पीपल
फार्मर्स, इन्वायरमेंटलिस्ट एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिव अगेंस्ट द सरदार सरोवर डैम। जब एक डैम बनवाया जा रहा था नर्मदा पे, उसको अपोज किया गया था, नहीं बनने दिया गया था, उस टाइम अपोज किया गया था, उसी को बोलते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब डैम का कुछ कुछ डीमेरिट होता है, इसी के कारण इसको नहीं बनने दिया गया था उस टाइम, ठीक है। पर सरदार सरोवर डैम याद रखिएगा जो है आपका नर्मदा पे है, और इसे सेव नर्मदा मूवमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू जो डैम के बारे में बताते हैं वो याद रखिएगा, कोटेशन है एक डैम के बारे में, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। जो मॉडर्न इंडिया है उसका टेम्पल है क्या, डैम। कौन बताते हैं, जवाहरलाल नेहरू। फिर उसके बाद इरिगेशन हैज ऑल्सो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न। जहां देखिए अब क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, अब एग्जाम्पल के लिए मानते हैं हम कि कहीं कोई ऐसा एरिया है भारत में जहां 4 महीना पानी नहीं आ रहा है, तो 4 महीना बाद क्या होगा, फिर फसल होगा जब पानी आएगा तब। पर अगर मान के चलिए पानी कैसे भी वहां पहुंचा दिया जाता है सरकार के द्वारा, तो वहां पे जो 4 महीना आपका नहीं हो रहा था, जो क्रॉपिंग पैटर्न नहीं था, वहां पे होने लगा अब एग्रीकल्चर। तो इससे क्रॉपिंग पैटर्न बदल गया, जहां 4 महीना खेत खाली रहता था अब 4 महीना खेती हो रहा है, तो इससे क्रॉपिंग पैटर्न भी बदलता है इरिगेशन से। द रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम डैम ड्यूरिंग हैवी रेन अग्रेवेटेड द फ्लड सिचुएशन। और जब डैम बना रहता है, डैम में पानी पहले से कलेक्ट रहता है, और जब बारिश आता है तो बारिश में और फ्लड आने का संभावना रहता है, तो ये भी एक डिमेरिट है। महाराष्ट्र में, गुजरात में 2006 में क्या किया गया था, फ्लड देखा गया। फ्लड हैज नॉट ओनली डिवास्टेड लाइफ एंड प्रॉपर्टी बट ऑल्सो कॉज्ड एक्सटेंसिव सॉइल इरोजन। और इससे ना ही खाली आदमी डेथ किया था या हैबिटेट बिगड़ा था, इसी के साथ में जब बाढ़ आएगा तो सॉइल इरोजन भी होगा। जब पानी बाहर निकलेगा या पानी कहीं जा रहा होगा तो वहां से क्या होगा, जहां पे पानी गिरेगा वहां से मिट्टी को हटा देगा, तो इरोड कर देगा, तो इससे बहुत ज्यादा सॉइल इरोजन हुआ था। याद रखिएगा महाराष्ट्र और गुजरात में हुआ था, 2006 में हुआ था। In an ancient along with the sophisticated hydraulic structure, there exists an extraordinary tradition of water harvesting system। तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी बहुत ज्यादा चलता है। वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है पानी को हार्वेस्ट करने का, मतलब जैसे हम लोग हार्वेस्ट करते हैं काट के, हम लोग क्या करते हैं, फसल को काट के रख लेते हैं, तो हार्वेस्ट करना मतलब काट के रख देते हैं, रखना का स्टोर कहते हैं। पर वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है पानी को एक जगह जमा करना, बारिश का पानी हो रहा है उसको जमा करके रख रहे हैं, वो हो गया वाटर हार्वेस्टिंग। तो वाटर हार्वेस्टिंग भी अलग अलग तरीके से होता है, राजस्थान में अलग हो रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अलग हो रहा है, ठीक है, मेघालय में अलग हो रहा है, बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है वहां हो रहा है, तो इसके बारे में हम लोग सब पढ़ेंगे। तो गाइज ये था हमारा 3rd चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। इसको 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, अच्छे से कंप्लीट करना है, इसको 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। अगले पार्ट में हम लोग और डिस्कस करेंगे और कुछ कुछ क्वेश्चन दे देंगे हम आपको, उसको कर लीजिएगा आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो गाइज आज है हमारे क्लास 10th चैप्टर 3 जो ज्योग्राफी है, वाटर रिसोर्स, उसका पार्ट 2। इसमें हम कवर करेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग किसे कहते हैं, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टेट में किया जा रहा है, तो उसके बारे में समझेंगे। जैसे मेघालय में बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम किया जा रहा है, आप राजस्थान में चले जाइए आपको टंकास बना हुआ दिखेगा, तो ये सब क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। तो देखिए पहले समझिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग किसे कहते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जब हम बारिश के पानी को, जब हम रेन वाटर को कलेक्ट करने या कलेक्ट करते हैं जिस प्रोसेस से, उसे ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। मतलब बारिश के पानी को कलेक्ट करना, दैट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब समझिए, अब हम लोग बारिश के पानी को कलेक्ट करने का अभी से नहीं सोच रहे हैं, बहुत पहले जब एंशिएंट इंडिया था उस टाइम से ही चलते आ रहा है। अब उस टाइम से कैसे चलते आ रहा है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, वेल खुदवा देते हैं, कुआं होता है, तो जब कुआं का खुदाई होता है तो कुआं खुदवाने के बाद क्या होता है, जब बारिश का पानी आता है कुआं में ही क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। अगर आर्टिफिशियल लेक बनवाया गया, आर्टिफिशियल लेक बनवाने का क्या मुद्दा है कि कहीं पानी नहीं आ रहा, आर्टिफिशियल लेक बनवा दिया गया और आर्टिफिशियल रेन करवा दिया गया, तो वहां भी पानी कलेक्ट हो गया। तो ये सब टेक्निक होता है बारिश के पानी को कलेक्ट करने का। अब आप बोलेंगे कि बारिश के पानी का क्यों कलेक्ट करते हैं हम लोग। अब जैसे पीने लायक पानी बहुत कम है और हम लोग पीने लायक पानी का यूज करते हैं दूसरे काम में जिसमें नहीं करना चाहिए, कम मात्रा में करना चाहिए, वहां ज्यादा मात्रा में करते हैं हम लोग। तो क्या हो है, इसीलिए जहां पे फ्रेश वाटर का यूज नहीं है वहां पे तो कम से कम हम लोग रेन वाटर यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। जैसे देखिए यहां पे दिया, इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में, अलोंग विथ द सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर देयर एग्जिस्ट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेडिशन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। उस टाइम से परंपरा चलता था कि हमको रेन वाटर को क्या करना है, कलेक्ट करना है। अब रेन वाटर कलेक्ट करने से क्या होगा कि हम लोग खेती कर पाएंगे, खेती में बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर जो है बहुत ज्यादा पानी लेता है। तो ये सब जितना भी ट्रेडिशन चल रहा था उसी टाइम से चल रहा था, जो कि हम लोग पीछे पड़ चुके हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशिएंट इंडिया। तो इसमें हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, पीपल हैड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ रेनफॉल रेजिम्स एंड सोयल टाइप हार्वेस्ट रेन वाटर, ग्राउंड वाटर, रिवर वाटर एंड फ्लड वाटर इन कीपिंग विथ द लोकल इकोलॉजिकल कंडीशन एंड देयर वाटर नीड। अब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल रहते थे, मतलब आम आदमी जो रहता था एंशिएंट इंडिया में या अभी भी जहां रहता है वहां का, जैसे कोई एरिया है,
अगर उसमें पता है कि इतना दूर बाढ़ आ रहा है तो उतने दूर के बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ क्या करेगा, मैनेजमेंट करेगा। या उतने दूर का जो बाढ़ आ रहा है, बाढ़ का पानी को क्या किया जाता है, फ्लड का जो वाटर है उसे कलेक्ट करके कुछ काम कर सकता है। तो स्टार्टिंग से ही ये मतलब माइंडसेट चला आ रहा है कि हम लोग को रेन वाटर को क्या करना, हार्वेस्ट करना है। अब इसमें क्या है, पीपल्स बिल्ड डाइवर्सन चैनल लाइक द गुल्स एंड कुल्स ऑफ वेस्टर्न घाट इन द वेस्टर्न घाट ऑफ फॉर एग्रीकल्चर। अब एक चीज होता है, याद रखिए, गुल्स एंड कुल्स। जैसे वेस्टर्न घाट जो है भारत में किस साइड में है, भारत में वेस्ट साइड में वेस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट में क्या किया जाता है, अगर ये मान के चलिए हमारा पहाड़ है, तो अगर पहाड़ से पानी उतर रहा है, यहाँ पे गुल्स टाइप का बनवा दिया जाता है, पानी कलेक्ट हो। मतलब गुल्स और कुल्स कुछ नहीं है, पानी कलेक्ट करने का तरीका है। मैं स्क्रीन पे गुल्स और कुल्स का पिक्चर लगा दूंगा। तो जैसे गुल्स और खुल्स हुआ, उसी तरीके से क्या है, एक होता है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत अच्छा माना जाता है रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए। अब रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है, जैसे कोई भी बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग का जो रूफ है, छत है, छत पे पानी को क्या किया जाता है, पहले कलेक्ट कर लिया जाता है, बारिश का पानी वहां पे रोक दिया जाता है। और उस बारिश के पानी को क्या किया जाता है, एक पाइप के द्वारा नीचे टंकी से फिक्स कर दिया जाता है। जो बारिश का पानी होता है वो टंकी के द्वारा नीचे, जो पाइप के द्वारा टंकी में जाके क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, मतलब हार्वेस्ट हो जाता है। अब वो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग में पानी ऊपर रूफ से पीवीसी पाइप के द्वारा नीचे से जाके एक टंकी में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, और फिर उस टंकी से पानी निकाल के यूज किया जाता है। तो इसी को बोलते हैं रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्ट। सबसे ज्यादा जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जा रहा था और किया जाता है, वो आपका राजस्थान में किया जाता है। डेवलप्ड इनंडेशन चैनल, देखिए इनंडेशन चैनल आपका बंगाल में बनाया जाता है। अब बंगाल में इनंडेशन चैनल क्या होता है, देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में गुल्स और खुल्स हो गया, सेकंड जो है हमारा रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, और थर्ड हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसको बोलते हैं इनंडेशन चैनल। अब इनंडेशन चैनल क्या होता है सो समझिए। मान के चलिए मेरे पास रिवर है, ये रिवर है, और रिवर में क्या आया, बाढ़ आया। तो बाढ़ में से क्या होगा, रिवर का पानी ऊपर इधर तक आ जाएगा। क्या होगा, अगर रिवर है तो रिवर में बाढ़ का पानी क्या आ जाएगा, ऊपर तक आ जाएगा। और ऊपर तक आ जाएगा, मान के चलिए पानी यहां तक आ गया। तो यहां तक जब पानी पहुंचा तो क्या किया जाता है, यहां भी नदी के तरह काट के कर दिया जाता है, मतलब नदी के तरह शेप बना दिया जाता है, और पानी आता है उसी में क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। तो वो जो चैनल बनाया गया ना रिवर के तरह, उसी को बोलते हैं इनंडेशन चैनल। ठीक है, तो इनंडेशन चैनल भी कंप्लीट हो गया आपका। वेस्ट बंगाल में ज्यादातर फ्लड का संभावना रहता है, तो उसमें होता है। इरिगेटेड देयर लैंड इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, एग्रीकल्चरल फील्ड वर कन्वर्टेड इनटू रेन फीड स्टोरेज स्ट्रक्चर that allowed the water to stand and moisten the soil like the khadins in Jaisalmer and Johad in the other part of Rajasthan। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक चीज होता है खादिन्स और जोहाद। खादिन्स और जोहाद क्या होता है, जैसे कोई लैंड है, तो लैंड में क्या किया जाता है आपका, उस जो लैंड खराब होता है, जो कि एरिड और सेमी एरिड में जो भूमि खराब है, उसमें क्या किया जाता है, कट लगा दिया जाता है, थोड़ा सा गड्ढा टाइप का कर दिया जाता है। और जो बारिश का पानी होता है वहीं पे क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है उस गहराई में। और कलेक्ट होने के बाद क्या होता है कि वो पानी धीरे धीरे खेत के साथ क्या होता है, मॉइस्ट होता है, मतलब उसका पानी अंदर जाता है। उसी के साथ में उस पानी को अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, और उसके साइड में कहीं कहीं दिखा जाता है कि पत्थर भी लगा दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं खादिन्स और जोहाद। खादिन्स कहाँ बोला जाता है आपका, जैसलमेर में। जोहाद जो है आपका राजस्थान के अदर पार्ट में। ठीक है, तो ये हो गया आपका। यहाँ पे दिया है आपका रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पीवीसी के द्वारा। हम तो बताए कि आपको, देखिए फिर क्या दिया हुआ आपका, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कलेक्ट किया जाता है पीवीसी के द्वारा, फिल्टर्ड यूजिंग सैंड एंड ब्रिक्स। इसको फिल्टर करने के लिए सैंड और ब्रिक का यूज किया जाता है। अंडरग्राउंड पाइप टेक्स वाटर टू सम्प फॉर इमीडिएट यूजेस। फिर उसमें क्या होता है, वो टंकी से भी एक पाइप रहता है जिससे टंकी से पानी निकाला जाता है। फिर एक्सेस वाटर फ्रॉम द सम्प इज टेकन टू दी वेल वाटर। फिर ज्यादा अगर टंकी में पानी होने जाता है तो वेल से भी कनेक्ट कर दिया जाता है। ये सब है टेक वाटर फॉर फ्रॉम द वेल। और क्या होता है, अगर टंकी से भी, अगर टंकी में खत्म पानी हो गया तो फिर वेल से पानी ले लिया जाता है। तो ये सब सारा सिस्टम था आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। ठीक है, सॉरी रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। अब अगला आता है हमारा, देखिए जैसे सेमी एरिड और एरिड रीजन। देखिए सेमी एरिड और एरिड का मतलब होता है ऐसा रीजन जो कि क्या है मतलब जहां पे पानी अच्छे से नहीं पहुंच पा रहा है। जैसे राजस्थान हो गया, डिजर्ट वाला इलाका है, तो वो एरिड रीजन है। और कुछ कुछ ऐसा एरिया जहां पानी भी पहुंच रहा है पर उतने मात्रा में नहीं पहुंच रहा है जितना पहुंचना चाहिए, तो उसको बोलते हैं सेमी एरिड रीजन। तो जैसे सेमी एरिड एंड एरिड रीजन,
जैसे राजस्थान में, और राजस्थान में भी एक है बीकानेर, बीकानेर हो गया, फालूदी हो गया, बाड़मेर हो गया। ऑलमोस्ट ऑल द हाउसेस ट्रेडिशन हैज अंडरग्राउंड टंकास एंड टैंक्स और टंकास। अब जैसे राजस्थान में एक और रेन वाटर हार्वेस्ट करने के लिए एक और सिस्टम चलता है जिसे बोला जाता है टंकास, और ज्यादातर कहाँ चलता है आपका, फालोदी हो गया, बीकानेर हो गया, बाड़मेर हो गया। अब टंकास क्या होता है सो समझिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक पूरा घर है और घर में आंगन है, कोर्टयार्ड है, मिट्टी का है या जो भी है। अब उस आंगन में क्या किया जाता है, पूरा गड्ढा करके टैंक बना दिया जाता है। तो उस टैंक से गोला टैंक होगा या किसी तरीके का शेप हो सकता है, पर टंकास बनाया जाता है। अब जैसे रूफ ऊपर से नहीं रहता है कोर्टयार्ड में, आंगन में, तो जब बारिश का पानी होता है वो क्या होता है, उसमें कलेक्ट हो जाता है। तो ये इसी सिस्टम को टंकास बोलते हैं। तो टंकास भी क्लियर है आपका। तो ये हो गया, द रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन टंकास, टंकास में स्टोर किया जाता है टिल द नेक्स्ट रेनफॉल, मेकिंग इट एन एक्सट्रीमली रिलायबल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर व्हेन ऑल द सोर्सेज ऑफ आर ड्राई अप। तो इसमें क्या होता है आपका कि जैसे टंकास क्या होता है कि मान के चलिए टंकास, बारिश हो गया, बारिश में टंकी जो टंकास है उसमें पानी स्टोर हो गया, तो उस पानी में यूज करते जाएंगे, जो भी यूज है, जो भी पर्पस के लिए यूज कर रहा है वो यूज करते जाएंगे, खत्म होगा, अगर फिर बारिश आएगा तो फिर कलेक्ट हो जाएगा। तो इससे पानी की किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी, वाटर स्कार्सिटी नहीं झेलना पड़ेगा। ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वाटर स्कार्सिटी है। अगर हम फ्रेश वाटर का भी ये सब में यूज कर ले तो फिर उसके बाद प्रॉब्लम होगा हम लोग को। अब इसमें क्या लिखा गया है कि जो आपका वन हाउस होल्ड इन फालूदी हैज अ टैंक दैट वाज 6.1 मीटर डीप। फालूदी में एक घर है जिसमें क्या है, टंकास बनाया गया। कितना मीटर टंकास है, उसका डेप्थ 6.1 मीटर का। तो टंकास का डेप्थ भी अच्छा खासा होता है, 6 फीट बोल रहे हैं, 6 मीटर का। फिर उसके बाद कहीं कहीं 4.27 मीटर हो गया, फिर उसके बाद 2.44 मीटर वाइड हो गया, चौड़ा हो गया। तो इस तरीके का आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका टंकास सिस्टम, टंकास हो गया खत्म। फिर आता है पालर पानी। पालर पानी, पालर पानी क्या होता है सो समझिए, रेन वाटर और पालर पानी एज अ कॉमनली रेफर्ड टू इन दिस पार्ट इज कंसिडर्ड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। जो पालर पानी है उसको माना जाता है कि जो नेचुरल वाटर है, जो प्राकृतिक द्वारा दिया गया पानी है, उसका सबसे प्योरेस्ट फॉर्म पालर पानी में होता है क्या। फिर सबसे ज्यादा जो देखिए, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस इन शिलोंग। सबसे ज्यादा जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है आपका शिलोंग में किया जाता है, मेघालय में किया जाता है। फिर आपका इट इज इंटरेस्टिंग बिकॉज चेरापूंजी एंड मासेराम सिचुएटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर। अब जैसे एक सवाल भी है कि बारिश का सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है भारत में या पूरे वर्ल्ड में, तो एक जगह है चेरापूंजी या मासेन राम, सबसे ज्यादा मासेन राम में होता है। और चेरापूंजी और मासेन राम जो है मेघालय के पास में है, मेघालय में ही है। तो चेरापूंजी और मासेन राम के बीच में डिस्टेंस जो है 55 किलोमीटर का है डिस्टेंस। आगे इसमें कहा जा रहा है फ्रॉम शिलोंग रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल। जो शिलोंग है वो रेनफॉल अच्छा खासा करता है, येट द स्टेट कैपिटल शिलोंग फेस एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। और शिलोंग में पानी होने के बाद भी वहां पे वाटर स्कार्सिटी है, पानी हो रहा है। अब जो पानी हो रहा है अगर हम उसको कलेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, फिर परेशानी होगा, और परेशानी होगा वाटर स्कार्सिटी होगा, ठीक है। तो यही था आपका। तो तमिलनाडु जो है आपका, तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच हैज मेड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपलसरी टू ऑल द हाउसेज अक्रॉस द स्टेट। तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जो कि हर घर में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवाने के लिए कंपलसरी कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैप वर्क में आपको डैम पूछा जाएगा, ठीक है। चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है हमारा बंबू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो देखिए बंबू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या होता है। बंबू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कहाँ किया जाता है, तो मेघालय में किया जाता है। ये भी किसका पार्ट है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पार्ट है। लगभग 200 पुराना सिस्टम है। पानी मतलब क्या इरिगेट करने के लिए, खेत को इरिगेट करने के लिए यूज किया जाता है बंबू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का। फिर उसके बाद एंड स्ट्रीपिंग वाटर बाय यूजिंग बंबू पाइप्स। अब उसमें क्या किया जाता है, बंबू का जो पाइप होता है, बांस का जो लकड़ी होता है, उसमें क्या किया जाता है, होल कर दिया जाता है छोटा छोटा। और फिर उसके बाद इज प्रिवेलेंट अबाउट 18 to 20 लीटर्स ऑफ वाटर एंटर द बंबू पाइप सिस्टम। और जो पूरा पाइप सिस्टम बनता है ना, कि एक पाइप यहां से कनेक्ट कर दिया, फिर इस पाइप को यहां से कनेक्ट कर दिया, फिर पाइप को कनेक्ट कर दिया, तो इस तरीके का पूरा जो सिस्टम होता है उसमें लगभग 18 से 20 लीटर वाटर चला जाता है एक बंबू सिस्टम में। फिर उसके बाद गेट ट्रांसपोर्टेड ओवर हंड्रेड्स ऑफ मीटर, दूर दूर तक मीटर, हंड्रेड्स ऑफ मीटर में चला जाता है। फाइनली रिड्यूस टू 20 to 80 ड्रॉप्स पर मिनट एट द साइट ऑफ द प्लांट।
अब क्या किया जाता है सो समझिए, जैसे ये पाइप है और यहाँ पे फसल है, तो क्या किया जाता है, ये जो पाइप है ना यहाँ पे गड्ढा कर दिया जाता है, और जब पानी पार होता है तो क्या होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप उस प्लांट पे गिरता है, और पानी भी बर्बाद नहीं होता, उस प्लांट को हमेशा पानी भी मिलते रहता है। तो इस पूरे सिस्टम को बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बोला जाता है। बहुत दूर तक ऐसे किया जाता है, एक बांस को दूसरे बांस से कनेक्ट करता है, फिर उस बांस को कनेक्ट करता है, मतलब स्लोप तो रहना चाहिए ना, स्लोप के बिना पानी तो जाएगा नहीं। तो ये हो गया आपका बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो ये पूरा चैप्टर था, और उम्मीद करते हैं चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एनसीईआरटी का सवाल भी हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर पहले हम लोग एक्टिव रिकॉल कर ले रहे हैं, पूरे चैप्टर को खत्म करने के बाद एनसीईआरटी खत्म कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।